गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित जी, गुड मॉर्निंग गुंजन जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले अभी लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में कल हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, नहीं? तो लाइट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, लाइट हमारी चैप्टर चल रही है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं? रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ होते हैं, नहीं? फिर उसके बाद हमने मिरर लिया था और मिरर पे कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और कैसे हमारा इमेज बनता है, इन चीज़ों को हमने कल समझा था, नहीं? मिरर में एक चीज और इसमें हम लोगों को पढ़ना है, वो है मिरर इक्वेशन। ठीक, हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला दे देता है और बोलता है इसमें से कौन से सही हैं। ठीक, तो थोड़ा सा प्लस माइनस कर देता है, तो मिरर फार्मूला को भी हम लोग को याद रखना है, नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिरर इक्वेशन। देखिए, मिरर इक्वेशन को हम लोगों को सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मिरर इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में समझिए और इस फॉर्मूला को कम से कम याद कर लीजिएगा, नहीं? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, कुछ भी क्वेश्चन करा दीजिएगा। ठीक है बाबू, नहीं होता है तो कल हम क्वेश्चन आंसर ही कल हम रखते हैं, कल क्वेश्चन आंसर ही रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो मिरर इक्वेशन का देखिए, मिरर इक्वेशन क्या कहता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक? ये मिरर है, इस मिरर को हम बाहर से भी रख सकते थे, इसको हम ऑप्टिकल जो हमारा है इसको हम अंदर से भी रंग सकते थे, तो हमने बाहर से रंग दिया। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, नहीं? कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, मान लीजिए ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा क्या हो गया? फोकस, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं? और ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटी। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं यहाँ, कहाँ रखे हैं? सपोज डेट मान लीजिए कि हम रखे हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक? अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, एक रे इससे निकलती है और सीधे टकराती है मिरर पर, और जो पैरेलल रे जाती है वो कहाँ से होकर गुजरती है? ये पैरेलल रे हम लोग पढ़े हैं कि फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजर गई, नहीं? आगे समझिए, एक रे यहाँ से ऐसी आई, ये और जितना एंगल पर आएगी उसी एंगल से क्या होगी? ये वापस लौटेगी, नहीं? उसी एंगल से क्या हुई? ये वापस लौट गई, ठीक? तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा यहां से टकरा कर रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और इतना हमको पता है कि जहां पर रे एक दूसरे को काटती है वहां पर हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। हमने इस चीज को समझा था। तो यहां पर हमारा क्या बन रहा है? यहां पर हमारा इमेज बना, नहीं? तो मान लेते हैं कि इमेज से ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इमेज से ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि u है, ठीक? इमेज से कहां तक की पोल की डिस्टेंस, इमेज टू ऑब्जेक्ट टू पोल,
डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, u। ठीक, अब समझिए यहां हमारा इमेज बनता है, इमेज बनता है तो पोल से इमेज का हम डिस्टेंस मान लेते हैं, वो डिस्टेंस है v। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं v। ठीक, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल कितना डिस्टेंस है, v। ठीक, अब समझिए अगर हम पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को अगर देखें तो फोकस और पोल के डिस्टेंस के हम मान लेते हैं f। कितना डिस्टेंस है, f। और पोल से लेकर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम कितना है, r। नहीं, तो हमारा मिरर इक्वेशन क्या कहता है, हमारा मिरर इक्वेशन जो यहां पर बनता है वो हमारा बनता है फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ f, और हमारा ऑब्जेक्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया r। तो हमारा इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v। ये फॉर्मूला होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिएगा बाबू। अब इसको हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है, समझने की जरूरत है। तो समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस है, जहां हम वस्तु रखें कितनी डिस्टेंस है, u। और हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम देख रहे हैं ना। तो यहां तक कि पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, v। और फोकल लेंथ यानी कि p से f तक की डिस्टेंस कितनी है, f। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर का इक्वेशन होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है। ठीक, चाहे आप कॉनकेव मिरर ले तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले तो, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होता है। तो ये होता है मिरर इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट हमारे एग्जाम में ये पूछता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी दूसरा एग्जाम दीजिएगा, सपोज डेट दरोगा छोड़ दीजिए, चाहे ये छोड़ दीजिए एसएससी, तो हो सकता है रेलवे में दीजिएगा, तो कभी कभी उसमें फॉर्मूला इस बेस्ड पर आपको दे देता है इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे लिख लेगा कि वस्तु का पोल से जो डिस्टेंस है वो है 5 और इसका इमेज का डिस्टेंस है 3। नहीं तो पूछेगा कि इसका फोकल लेंथ बताइए, तो इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिएगा। नहीं, चलिए अगली चीज इसमें हमको जो पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। नहीं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। नहीं तो हेडिंग डाल दीजिए रिफ्रैक्शन, 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 अपवर्तन। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब टकराकर वापस आना, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। नहीं, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का मुड़ जाना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश मुड़ जाती है। नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है, ये कहता है जब कोई तिरछी किरण, समझाएंगे इसको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से
मुड़ जाती है। कोई भी अगर रे है, कोई भी किरण है, अगर एक मीडियम है, मान लीजिए हमारा वायु एक मीडियम है और दूसरा मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम जैसे हमारा पानी है, पानी दूसरा मीडियम हो गया, तो कोई हमारी रे है, लाइट है, ठीक, वो लाइट अगर हवा से पानी में जाएगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, अगर तिरछी जाती है तो वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। उसी को मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं, कोई भी रे अगर जा रही है, अगर तिरछी आ रही है, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी रे है, ये मान लीजिए ये हमारी एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और ये हमारी दूसरी है मीडियम नंबर 2, ठीक। ये मीडियम जो है एक दूसरा मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, यानी घना मीडियम है। ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। नहीं, तो ये हमारा रेयरर मतलब कि जैसे हमारे हम वायु में हैं, तो वायु हमारा कैसा है? विरल माध्यम है। वहीं हम पानी में घुसते हैं तो पानी हमारा कैसा है? सघन माध्यम है। नहीं, तो याद रखिएगा कि कोई भी रे अगर तिरछी अगर इस पर पड़ती है, रे अगर इस पर तिरछी आती है, तो ये रे क्या होती है? ये जो रे आ रही थी, ये रे का ये डायरेक्शन था, नहीं, डायरेक्शन ये था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रे जब दूसरे माध्यम में जाती है तो रे ऐसे चली जाती है। तो ये क्या हुआ? अपना जो इसका रास्ता था, इस रास्ते को इसने छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लिया। तो कोई भी लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते को परिवर्तित कर देती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और मुड़ने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई? अगर सीधी रे होगी तो सीधी रे डायरेक्ट चली जाएगी, अगर रे सीधा अगर आया तो सीधा डायरेक्ट चला गया, और अगर तिरछी रे आई तो तिरछी रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो उसका यहां जो ये क्या होता है? हमारा इंटरफेस इसको कहते हैं, इंटरफेस। उफ, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। मतलब जहां पर वो हमारा सघन माध्यम और विरल माध्यम, नहीं, जहां से आपका पानी है और ऊपर हवा है, तो उस बीच का जो लेयर है दोनों का, उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो ये जब इंटरफेस पर आती है तो ये अपने रास्ते से मुड़ गई। नहीं, तो वही लिखे, जब कोई तिरछी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं, चलिए अगला चीज, सर पानी से भरे बाल्टी में अरोड़ या लकड़ी डालते हैं तो तिरछी दिखाई, हाँ आते हैं, इसी के कारण होता है, आते हैं, उस चीज को भी आएंगे। पहले थोड़ा सा समझिए, आगे समझिए कि इसमें अलग अलग मीडियम में आएंगे तो कैसे चेंज हो जाते हैं, तब उस पर हम आते हैं। आज उस चीज को हम करेंगे कंप्लीट। ठीक, इसी घटना के कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है कि जो हमारी मछली होती है वो अगर पानी में है तो वो हमको ऊपर में दिखाई देती है, जबकि वो नीचे में है तो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। नहीं, भरी बाल्टी में आप सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का ज्यादा नीचे है, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा? सिक्का ऊपर उठा हुआ है। नहीं, ये सब इसके कारण होती है। जब सूर्य से किरण आती है और समय से पहले ही हमको सूर्य दिखाई दे देता है,
हमको सूरज दिखना चाहिए 6 बजे और हमको 5:55 में ही सूरज दिखने लगता है। नहीं, हमको 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है। नहीं, लेकिन 6:55 तक भी हमको सूरज दिखाई देता है। यानी सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। समझाएंगे, उसके पीछे आएंगे। चलिए, ये चीज हो गई। अपवर्तन किसे कहते हैं हमने देख लिया। अगली चीज, टुवार्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझिए इसको, टुवार्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझिए हम ये क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास 2 मीडियम है। ठीक, एक मीडियम ये है हमारे पास। नहीं, ये हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 1। और ये हमारे पास दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2। नहीं, ये मान लीजिए हमारे पास रेयरर मीडियम है। रेयरर यानी विरल। ये हमारे पास कैसे मीडियम है? विरल मीडियम है, विरल। और नीचे वाला हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर, यानी सघन माध्यम है। नहीं, तो इसमें जब रे आती है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो उस स्थिति में क्या होता है? नहीं, तो यहां पर मान लीजिए इस मीडियम में, जब यहां से ये मीडियम मान लीजिए हमारा कैसा है? डेंसर है। डेंसर मतलब यहां पर क्या है? यहां पर पानी भरे हुए हैं। नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक, अब समझिए, जब हमारी लाइट रे जब हमारी रे इस मीडियम से आती है, रेयरर मीडियम से आती है, कहां आ रही है? डेंसर मीडियम में। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है? तो इसके लिए हमने क्या करते हैं? इसके लिए हम एक नॉर्मल बनाते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। ठीक, हम क्या देखेंगे? ये जो हमारी रे आ रही है, इस रे को हम नाम क्या देते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। नहीं, आपतित किरण ये जब दूसरी मीडियम में आती है, इस मीडियम में, तो इसको जाना चाहिए था यहां, इसका रास्ता है ये, लेकिन ये क्या होती है? ये ऐसे चली जाती है। यानी कि ये अपने रास्ते से क्या हुई? मुड़ गई। और किधर मुड़ी? अभिलंब की ओर मुड़ गई, इस ओर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी कोई रे सघन माध्यम से, सॉरी विरल है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ना मतलब क्या? टुवार्ड्स नॉर्मल। किधर मुड़ गई? टुवार्ड्स नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल।
जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो कोई रे है, हवा से जब पानी में घुसेगी, ठीक, तो वो क्या होगा, उसी तो डायरेक्शन में नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर में खाली खाली है तो आ रही है आराम से। जैसे अंदर गई पानी में तो अंदर सघन माध्यम हो गया, जब सघन माध्यम में हो गया तो नोट्स के लिए बाबू हम नोट्स इनको दिए हुए हैं और हमको देना इनका आपका ये है, हम बोलते हैं इनको फिर नोट्स देने के लिए, ठीक। हम आपसे जब जुड़े हैं तो जितने दिन में हो सकता है उतना दिन में हम उस चीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स में लगभग लगभग मैंने आपका चैप्टर पढ़ाया है, एक लाइट पढ़ा रहे हैं, लाइट के बाद करंट बचेगा, नहीं तो फिजिक्स का आपका चैप्टर लगभग हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक। बायोलॉजी में भी हम खींच रहे हैं, बॉटनी खत्म हो गया है, अब उसमें हम लोग जूलॉजी में इंटर कर गए हैं। अब क्या करें, जितने दिन आपसे हम कितने, 1 महीने से जुड़े हैं ना, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब एक दिन में चाहिए सर, एक दिन में पूरा चीज हो जाती है, एक दिन में कैसे होगा, नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो ये चीज देखिए। अगली चीज हमारी दूसरी मीडियम हम लेते हैं, ये हमारा रेयरर था, रेयरर से कहाँ आ रहा था, डेंसर मीडियम में। अगला हम क्या ले लेते हैं, डेंसर मीडियम ले लेते हैं। ये हमारा कैसा है, डेंसर, यानी सघन माध्यम है, सघन। और सघन से कहाँ आएगी, रेयरर में आएगी, रेयरर, रेयरर मतलब विरल। ये हमारा मीडियम नंबर 1 है और ये हमारा मीडियम नंबर 2 है। इस समय हमारा डेंसर में है, डेंसर से ये आ रही है रे, और ये हमारा क्या है, ये हमने अभिलंब खींचा, तो ये जो रे आ रही है ऐसे, ये रे जो आ रही है, इस रे का ये रास्ता था, रास्ता था ये, लेकिन ये रास्ते पर नहीं आती है, इसका ये रास्ता है, लेकिन साला इसका ये रास्ता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये रास्ते से ये नहीं आती है, बल्कि ये रे क्या होती है, जब ऐसे आती है तो यहां आने के बाद ये रास्ता पकड़ लेती है, नहीं, यानी कि ये जो अभिलंब था, ये अभिलंब से कैसी हो गई, अभिलंब से ये दूर हो गई, नहीं, तो ये जो किरण है आपतित किरण हो गई, ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, यानी अपने रास्ते से मुड़ गई। इस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टेड रे, नहीं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये हमारा अपवर्तित किरण है। ये हमारा कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये हमारा कौन सा है, आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण क्या होता है, ये आपतित किरण अपने अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी डेंसर माध्यम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाएगी तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अपने अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो अपने अभिलंब से दूर हो जाती है। अविलंब से दूर हो जाती है। अविलंब से दूर हो जाना मतलब क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं, और अगर डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अपने रास्ते से दूर हट जाती है, नहीं। चलिए, तो इस चीज को हमने देखा कि टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होता है। अगला चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी अपवर्तनांक क्या होता है? तो आइए हम उसको देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यानी अपवर्तनांक क्या होता है? तो समझिए, कोई भी किरण है, कोई भी रे है, ठीक, वो रे क्या होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमने पढ़ा है कि मुड़ जाती है, नहीं। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है, ये हमारा एक मीडियम है, ये मीडियम नंबर 1 हो गया, मीडियम नंबर 1, ठीक। ये दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2, नहीं। अब मान लीजिए कोई रे आ रही है, कोई यहां से रे आ रही है, ये रे हमारी आई, नहीं, और ये रे को जाना था ऐसे, ऐसे जाना था, लेकिन हम क्या करते हैं, इस पर हम अविलंब खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं, और ये हमारा कैसे माध्यम है? ये हमारा सपोज दैट विरल माध्यम है, यानी कि रेयरर मीडियम है, और ये हमारा कौन सा है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब डेंसर माध्यम है। तो इस मीडियम से जब इस मीडियम में डेंसर में जाती है तो हमने भी पढ़ा था, किधर मुझेगी? नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो ये अपना रास्ता था उसका ये, और ये चली गई कैसे? ये अगर मान लीजिए ये जो इसका एंगल है ये था 30 डिग्री, कितना एंगल बना रहा था? 30 डिग्री। ये हमारा कौन सा रे है? आपतित रे, आपतित किरण, आपतित किरण, नहीं। और ये हमारा कौन सा है? अपवर्तित किरण, नहीं। तो यहां से आई, जब इस दूसरे मीडियम में डेंसर माध्यम में गई तो इसकी रास्ता ये थी, तो आपने वो रास्ता न पकड़ के अविलंब की ओर मुड़ गई, नहीं। तो ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो इसके बीच ये 30 डिग्री, तो इसको जाना था ये 30 डिग्री होता, लेकिन ये इधर मुड़ गई, तो अविलंब के साथ इसका एंगल कितना है? सपोज दैट इसका एंगल बना 20। तो ये जो दूसरा मीडियम है, इस मीडियम ने कितना इसको मोड़ दिया? सपोज दैट मान लीजिए ये जो हमारा दूसरा मीडियम है, इस दूसरे मीडियम में इसको कितना मोड़ दिया? तो जितना इसको मोड़ दिया उसका कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। जितना इसे मोड़ दिया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो ये हमारा कितना मोड़ा? 10 डिग्री। अगर सपोज दैट मोड़ दिया, कितना मोड़ा? 10 डिग्री मोड़ा। तो ये 10 डिग्री जो मोड़ता है, ये 10 डिग्री इसका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 10 डिग्री।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना डिग्री ये इसको मोड़ता है उस मीडियम की वो क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, तो इस चीज को लिख लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरी माध्यम उसको जितना एंगल यानी डिग्री से मोड़ देगी वह एंगल यानी डिग्री उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर मीडियम है, उस मीडियम वो रे को कितना डिग्री मोड़ देती है, जितने डिग्री मोड़ती है वो उसका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। नहीं, चलिए, तो ये हमने समझा हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। नहीं, वाटर कुछ और मोड़ेगी, अगर हम वही चले जाएंगे दूसरे मीडियम में किरोसिन में, तो किरोसिन तेल उसको कुछ और मोड़ेगी। नहीं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाते हैं तो उसके मोड़ने की जो ताकत है, जितना एंगल से वो उसका मोड़ता है, उसका क्या कहलाता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नहीं, चलिए, तो ये चीज हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगला चीज इसमें समझिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम क्या है। तो समझिए, अपवर्तन का नियम कहता है कि कोई भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, और जब भी उसका एंगल जितना डिग्री से उसको हम घुमाकर अगर भेजेंगे, ठीक, तो और जितने डिग्री एंगल से वो अंदर जाकर मुड़ेगा, उसका जो रेशियो दोनों का होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। समझिए इस चीज को। ये जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो मीडियम है, ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है। ये हमारा कैसा मीडियम है, ये सपोज दैट मान लीजिए हमारा डेंसर मीडियम है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब देखिए यहां से किसी रे को हम इस पर भेजें, किसी रे को हम भेजें, तो यहां हमारे खींचा नॉर्मल, ये हमारा है नॉर्मल। अब ये हम क्या करेंगे, ये हमारा मीडियम कैसा है, ये मीडियम हमारा डेंसर है, ये मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर है यानी सघन है। और ये मीडियम कैसा है, रेयरर है, रेयरर यानी विरल है। नहीं, तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी और ये ऐसी चली गई, ये एंगल बनाई मान लीजिए I1, और तो इसके साथ ये जो चली गई ऐसे, इसको जाना था कैसे, इसको जाना था ये, लेकिन ये कैसे गई, ये गई ये। तो जो ये एंगल बनाई नॉर्मल के साथ, ये कितनी एंगल बनाई, ये मान लेते हैं R1 एंगल बनाई,
नहीं। अब समझिए, अब इसको हमने और तिरछा कर दिया, और तिरछा करके हमने ऐसे इसको भेजा, नहीं, और ये हो गया इसका नॉर्मल। तो इसका जाने का रास्ता कौन था? जाने का रास्ता इसका ये था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये इस रास्ते से नहीं जाती है, ये इस रास्ते से नहीं जाती है, ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ठीक, तो इसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये क्या होती है? ये जाती है इस रास्ते से। ये मान लेते एंगल कितना बनाई? I2, और ये एंगल कितना बना? R2। तो हमारा कहने का अर्थ है I और R का जो आएगा एक वैल्यू, वही वैल्यू इसका भी आएगा I और अपॉन R का। कहने का अर्थ ये है कि साइन I अपॉन साइन R, ये जो साइन I है और साइन R है, इनका वैल्यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो होगा उतना ही कितना होगा? इस एंगल और इस एंगल का रेशियो होगा। याद रखिएगा, इसका जो रेशियो होगा उतना ही रेशियो इसका होगा। अगर इसका सपोज दैट मान लीजिए कि रेशियो इसका कुछ भी आती है, इसका रेशियो 4/3 आती है, तो इसकी भी रेशियो कितनी आएगी? 4/3 आएगी। नहीं, यानी जितनी एंगल से ये आ रही है और जितना से ये अपवर्तित हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर ये जिस एंगल से आ रही है और फिर ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रही है। तो हम अगर इनका रेशियो निकाले साइन I बट्टा साइन R, तो 4/3 आएगा। इसको हमने तिरछा करके भेजा, फिर भी अगर इनका हम रेशियो निकाले तो 4/3 ही आएगा। तो यही होता है अपवर्तन का नियम, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आई बात? तो ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? इसका सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कैसा होना चाहिए? तीनों एक ही तल में आई होना चाहिए। जिस तरह हम लोग रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ पढ़े हैं ना, कि ये हमारा एक ही तल में, ऐसे ये किरण आई, ये किरण गई, और यहां हमने बीच से क्या खींचा? नॉर्मल खींचा। यहां पर पर्दा लगा दीजिए, यहां पर पेपर लगा दीजिए, ये तीनों कैसे हैं? एक सीध में है। नहीं, तो कैसा होना चाहिए? एक सीध में। ऐसा नहीं है ये ऐसे आ रहा है और इसको हम ऐसे कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो फिर एक सिद्ध कैसे होगा? एक सिद्ध नहीं होगा ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये इधर से हम नॉर्मल डालें, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा अपवर्तित किरण, नहीं, एक मीडियम है, एक मीडियम में आ रही है, रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जा रही है, और ये हमने नॉर्मल खींचा। ये तीनों कहाँ होना चाहिए? तीनों हमारे एक ही तल में होना चाहिए। तो ये अपवर्तन का हमारा सेकेंड लॉ कहता है। क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, एवं अभिलंब यानी नॉर्मल एक ही तल में होंगे। आपतित किरण जो किरण आ रही है, अपवर्तित किरण जो रास्ते से मुड़ गई, और ये जो हमने खींचा है अभिलंब, ये तीनों कहाँ होंगे? तीनों हमारे आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे। नहीं, ऐसे यहां पर आप कागज लगा दीजिए, ये तीनों एक ही तल में है। अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो एक ही तल कहाँ होगा? दो गो यहाँ हो गया, एक इधर हो गया, तो वो तल बदल गया। ऐसा नहीं करना है, तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है? हमारा अपवर्तन का सेकेंड नियम। नहीं, चलिए, तो हमने अपवर्तन का फर्स्ट लॉ देखा, अपवर्तन का हमने सेकेंड लॉ देखा। अब अगली चीज,
ये जो हमारा अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण हमारे नेचर में कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है। नहीं तो अपवर्तन के कारण जो नेचर में घटना देखने को मिलती है उसको हम लोग ले लेते हैं। अपवर्तन के कारण घटना, अपवर्तन के कारण घटना, कौन कौन सी ऐसी घटना है जो अपवर्तन के कारण होती हैं। नहीं समझिए, तो हम क्या होता है, हम देखते हैं कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य निकल जाता है और सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। इसके पीछे क्या कारण है, अपवर्तन का घटना है। नहीं तो फर्स्ट में इसमें ले लेते हैं, अपवर्तन के कारण कौन कौन से घटना होता है, सूर्योदय, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना। समझेंगे ये घटना कैसी होती है, पहले इसको लिख लीजिए, सूर्योदय का पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना। अगला, अपवर्तन के कारण कौन घटना क्या मिलती देखने को मिलती है, तो जो हमारे, अगर हम उसमें सिक्का डालें अगर बाल्टी में, तो सिक्का हमको कैसा दिखाई देगा, ऊपर दिखा हुआ दिखाई देगा। नहीं, या उसमें मछली है तो मछली हमको उठा हुआ दिखाई देगा। नहीं तो लिख लीजिए, पानी की वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखना। नहीं, पानी का जो वास्तविक गहराई है, जो पानी नहीं, तालाब लिखिए इसको, तालाब, तालाब की वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखना, यह भी हमारी अपवर्तन के कारण होती है। नहीं, इसी में और हम ले सकते हैं, जैसे बाल्टी के तली का पानी में ऊपर उठा दिखाई देना। नहीं, मछली वास्तविक गहराई से कम गहरा पर दिखाई देना, कम गहराई पर दिखना। नहीं, पानी वाले बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ दिखना। ये सब फिनोमिना हमारा किस पर काम करता है, ये सारे फिनोमिना हमारा प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करता है। नहीं समझ में आई? तो अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो हमारी घटना देखने को मिल रही है, ये घटना हमारी, ये सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमको क्यों दिखाई देता है, तालाब की वास्तविक गहराई से के कम गहराई पर भी क्यों दिखाई देता है। तो ये सारी फिनोमिना है, इस फिनोमिना को एक एक कर कर हम आगे देखते हैं। लेकिन आज की क्लास हो चुकी है, ठीक, तो आज की क्लास इतना ही पर हम रोकते हैं। चलिए, थैंक यू।
चलिए बाबू, आपकी पॉलिटी की क्लास आज नहीं हो पाएगी क्योंकि सर आउट ऑफ पटना है, पटना से सर बाहर गए हुए हैं, तो क्लास अभी हम ही लेंगे। तो आइए हम लोग बायोलॉजी की क्लास ही जहाँ तक हम पढ़े थे वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आइए हम क्लास आगे बढ़ते हैं। चूंकि सर नहीं आए हैं तो पढ़ाना क्लास हम ही को है, तो ये फिजिक्स में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जितना आगे तक हम लोग इसको लेकर चले जाएं। चलिए, तो अपवर्तन के कारण हमने देखा था सूर्योदय का पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे हमको सूर्य पहले भी दिखता है और बाद में भी दिखता है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, सॉरी अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक, और यहां क्या है, यहां हमारा सन है। नहीं, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। ठीक, तो ये सन से रे आती है, हमको पता है कि सन से क्या होती है, सूर्य की प्रकाश आती है। ठीक, तो यहां से सूर्य की प्रकाश आ रही है, सूर्य की प्रकाश आती है, सूर्य की प्रकाश आ रही है। ठीक, ये पैरेलल रे सूर्य से आ रही हैं हमारी अर्थ पर। ठीक, अब समझिए, इतना हमको पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये जो हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये जो भाग है अर्थ के हमारे चारों तरफ, ये हमारा कैसा भाग है, ये हमारा डेंसर भाग है। ये हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये हमारी जो भाग है अर्थ के हमारे चारों तरफ, ये हमारी क्या है, डेंसर भाग है, ये हमारी डेंसर भाग है। नहीं, तो सूर्य की प्रकाश आती है और सूर्य की प्रकाश सीधे जाएगी, यहां पर आती है तो टकराती है अर्थ के सरफेस पर। नहीं, तो अगर सपोज डेट मान लीजिए कि यहां पर जब सूर्य की प्रकाश आती है, अभी सुबह का बजा हुआ है कितना, 5:30। ठीक, सुबह का अभी 5:30 बजा हुआ है। धीरे 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 करके ये हमारी अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, धीरे धीरे समय बीता, अभी सुबह 6 बजा है। ठीक, अभी सुबह में हम घड़ी में देख रहे हैं कि अभी 6 बजा है और सूर्योदय का टाइमिंग कितना है, 6:05, 6:05 पर सूर्योदय होगा। सूर्योदय का टाइमिंग कितना था, सूर्योदय का टाइम, टाइम कितना है भाई, टाइम हमको बताया गया है कि 6:05 पर होगा सूर्योदय। कितना, 6:05 पर। लेकिन 6:55 में हम क्या देखते हैं, ये जो यहां से रे जा रही है, ये रे आगे जाकर जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इस रे का क्या होता है, तो जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमने पढ़ा है कि कोई भी रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। नहीं, तो ये अपनी रास्ते से मुड़ गई, किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर। तो ये जो सीधे जाना चाहिए था इसको, ये जाती तो क्या होता, ये सीधे क्रॉस कर जाती, लेकिन ये रेयरर मीडियम था और रेयरर मीडियम में जैसे ही ये डेंसर मीडियम में जाती है तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई, ये रास्ते से थोड़ा, अरे यार ये इसका रास्ता था,
ये रास्ते से जाती तो क्या होता, ये सीधे की तरफ निकलती। लेकिन यहाँ पर डेंसर मीडियम आया, तो डेंसर मीडियम आया तो क्या हुआ, यह रास्ते से अपनी थोड़ी सी मुड़ गई। फिर यहाँ पर डेंसर मीडियम आया, ये हुआ नॉर्मल, फिर थोड़ा रास्ते से मुड़ गई। फिर मैंने खींचा नॉर्मल, फिर आया और डेंसर मीडियम आया और यहाँ पर नॉर्मल खींचा और रास्ते से मुड़ गई, और इसका नॉर्मल खींचा और तो फिर ये और ज़्यादा डेंसर मीडियम में घुस गई। ठीक, और हम क्या देखते हैं कि अभी समय से पहले ही जो 6:05 पर हमको सूर्य दिखाई देना था, वो समय से पहले ही 5:55 पे ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। समझिए, ये रे जो थी, इस रे को जाना था सीधे, इस रे को जाना था सीधे, लेकिन ये रे सीधे नहीं जाकर क्या होती है, अपने रास्ते से टर्न हो जा रही है। क्योंकि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाती है तो क्या होता है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये भी क्या हुई, अपने अविलंब की ओर मुड़ गई। नहीं, तो ये क्या हुआ, अपने अविलंब की ओर मुड़ गई। ठीक, अब समझिए, तो हमको सूर्योदय कितना बजे देखना था, सूर्योदय का टाइम था 6:05 पर सूर्योदय 5:55 में दिखा। नहीं, तो सूर्योदय का टाइम कितना था, 6 बजे, और सूर्योदय हमको कितना बजे दिखने लगा, 5 बजे ही दिखने लगा। नहीं, तो इस चीज ये फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को समझिए। इसी तरह सूर्यास्त हो गया है, अब हमको सूर्य नहीं दिखना चाहिए, सूर्य की रे ये जा रही है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि वो जैसे ही उसको सीधा जाना चाहिए, डेंसर मीडियम में गई तो फिर रास्ते से मुड़ गई, फिर रास्ते से मुड़ गई, फिर रास्ते से मुड़ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में सूर्योदय के बाद भी हम, सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। अगला हमने जो फिनोमिना देखा था, सपोज दैट कि कोई भी अगर सिक्का हम रखते हैं बाल्टी में तो सिक्का हमको उठा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, उसके पीछे भी यही लॉजिक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, बाल्टी है, और इस बाल्टी में क्या है, इस बाल्टी में हमारा वाटर है। इस बाल्टी में हमारा क्या है, वाटर है, और इस बाल्टी में हमने क्या किया है, बाल्टी में हमने एक सिक्का रखा है। बाल्टी में हमने क्या रखा है, बाल्टी में हमने एक सिक्का रखा है, यहां पर सिक्का रखा है। नहीं, अब ये सिक्का जो रखा है तो यहां से क्या हो रही है, यहां से रे ऊपर की तरफ निकलती है। रे यहां से जब ऊपर की तरफ निकलती है तो एक रे ऐसे गई सीधे, नहीं, और एक रे ये हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम है। ठीक, तो यहां से डेंसर से गई ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है, और ये गई। अब इसके बाद इसको नॉर्मल मीडियम आ गया, रेयरर मीडियम आ गया। डेंसर से अब इसके पास कैसा मीडियम आ गया, रेयरर मीडियम आ गया। जब इसके पास रेयरर मीडियम आता है तो क्या होता है, ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है। नहीं, तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये अभिलंब से दूर हट गई ऐसे, और ऐसे हमारी आंख में चली आई। नहीं, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने आंख सेट किया है। यहां पर हमारी क्या है, आई है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो पहले ही हम बताए थे, हमारे आंख को क्या करने आता है, हमारे आंख को सिर्फ बैक ट्रैक करने आता है, पीछा करना आता है रे का। हमारे आंख को रे को मोड़ना नहीं आता है, हमारी आंख को सिर्फ रे को क्या होता है, पीछा करने आता है। नहीं, तो हमारे आंख ने क्या किया, हमारे आंख ने इस रे को पीछा किया। जब पीछा किया तो यहां पर इसको, ये यहां पर रे हमको मिलती हुई दिखती है।
जब यहां पर हमको रे मिलती हुई दिखती है तो हमको क्या लगता है कि हमारा सिक्का कहां है, हमारा सिक्का यहां है। नहीं, यही चीज हमारा फिनोमिना इसके तली में होगा, यही फिनोमिना हमारा मछली में होगा। तो ये फिनोमिना ही सभी फिनोमिना पर ये लागू होती है। नहीं, तो ये सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना। नहीं, ये किसके कारण घटना हुआ है, ये हमारा रिफ्रैक्शन के कारण घटना हुआ है। ठीक, तो हमने समझा रिफ्रैक्शन क्या होता है। नहीं, प्रकाश का अपने रास्ता से मुड़ना। फिर हमने देखा कि रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। नहीं, इस चीज को हमने देखा। फिर तीसरी चीज को हमने देखा कि जब रिफ्रैक्शन के लॉ क्या क्या होते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। और नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा होता है नॉर्मल, तीनों एक सीध में होते हैं। नहीं, फिर हमने इसका अपवर्तनांक देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हमने समझा। फिर हमने समझा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है और कैसे घटना होती है, इन चीजों को हमने समझा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा, हाँ बाबू नेक्स्ट क्लास हम ही लेंगे, चूंकि आपके सर नहीं आए हैं। जो शायद पॉलिटी की आपकी क्लास होगी वो आउट ऑफ पटना है, तो पटना से बाहर है, इसलिए आपकी क्लास हम ही ले रहे हैं। आपकी क्लास हम ही आज लेंगे अभी। ठीक, चलिए, तो ये हमने देखा कि हमको सिक्का उठा हुआ कैसे दिखता है। अगली चीज, अगला हम जो फिनोमिना पढ़ेंगे, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लिया है। नहीं, हमने दर्पण भी पूरे पढ़ लिए हैं। अब अगला जो पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश जब एक माध्यम से जाएगी तो उसी माध्यम में लौट के वापस आ जाएगी और पूरा का पूरा प्रकाश लौट कर आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन याद रखिएगा। कैसा कंडीशन, दो कंडीशन। पहला कंडीशन इसका है कंडीशन, इसके लिए कंडीशन हमको याद रखना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहला कंडीशन, प्रकाश सघन माध्यम से, यानी रेयर मीडियम, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, प्रकाश डेंसर मीडियम से विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि रेयरर मीडियम, प्रकाश किधर से किधर जाएगी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। कंडीशन को हमको बाबू याद रखना है, किधर से किधर जाएगी, हमारी सघन से विरल की ओर जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा,
आपतित किरण का कोण क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, अभी समझाएंगे इसको, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हम लोग देखेंगे इसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे नेचर में कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है। ठीक, जैसे इसमें मिलेगी आगे चल के हम लोग समझेंगे। मृग मरीचिका, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, नहीं तो ये देखने को हमको मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि वहां कुछ नहीं है और लय है कि पानी है वहां पर, उसमें हमको दिखता है, रोड दिखता है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, मृग मरीचिका, तो हमको दिखेगा वो। ठीक, जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, इसी के कारण होता है। हीरा जो चमकता है इसी के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर में इसी फिनोमिना का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में यहां से लाइट बढ़िएगा ना, उसको दिल्ली भेज दीजिए, पंजाब भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, और भेज दीजिए आप अमेरिका भेज दीजिए, और यहां से आप टॉर्च की लाइट बढ़िएगा तो अमेरिका में दिखेगा नहीं। आइए हम समझते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो समझिए, हमने दो चीज लिया था, समझिए। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा दो मीडियम हमने लिया था, ये मान लीजिए हमारा, अरे यार ये मान लीजिए हमारा एक मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है। ये मान लेते हैं हमारा मीडियम नंबर 1 है। मीडियम नंबर 1 है, और ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब विरल माध्यम है, ऊपर वाला। और ये नीचे वाला हमारा मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 2। और कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, यानी कि सघन माध्यम है। और हमने क्या बोला था, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तो ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक, तो सघन माध्यम में यहां से हमारी लाइट को हम यहां से भेजते हैं। तो जब हम यहां से सपोज दैट मान लीजिए हमने लाइट को यहां से भेजा, ठीक, जब हम लाइट को भेजते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो हमने पढ़ा है कि विरल माध्यम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, वो लाइट अपने रास्ते से दूर हट जाती है। नहीं तो ये डेंसर मीडियम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से दूर हट जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए ये हमने बनाया नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल से ये दूर हो गई, और ये कैसी चली गई, ऐसे। इसका जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ऐसे चली गई। ठीक, अब समझिए ये हमारा रे नंबर 1 था, ये हमारी रे नंबर 1 है। अब क्या किया हमने, दूसरा रे यहां से भेजा। दूसरा रे हम भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये रे ऐसे चली गई, नॉर्मल से दूर हटी। ठीक, जितना हमने भेजा उससे और ज्यादा दूर हट गई, नॉर्मल से दूर ऐसे चली गई। फिर हमने तीसरा रे यहां से भेजा, तो ये रे और ऐसे नॉर्मल से दूर हटी और ऐसे चली गई। अब हमने एक और रे भेजा, चौथा रे, और एंगल बना के भेजा। अब चौथा रे जब हम यहां से भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो चौथा रे ऐसे चला गया, रे नंबर 4।
तो ये जो एक पार्टिकुलर एक एंगल होता है, जिस एंगल से किसी हम रे को भेजते हैं तो फिर वो क्या होता है 90 डिग्री पर चलने लगता है। नहीं, जो हमारा इंटरफेस है इंटरफेस के समानांतर चलने लगता है। तो ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल से हमने इसको भेजा है रे नंबर 4 को, जिस एंगल से भेजा है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक, कि जब हम देखिए पहला कंडीशन कहां चलनी चाहिए, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाएगी। तो सघन माध्यम हमने डेंसर मीडियम यहां माना है और विरल माध्यम को ऊपर माना है। तो डेंसर मीडियम से ये हमारी रे गई। ठीक, तो जैसे यहां पर देखिए नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना रहा है, लेकिन जब विरल में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी ना, तो इतना डिग्री दूर हट गई और ये चली गई। फिर हमने एक दूसरा रे भेजा, दूसरा रे ऐसे यानी नॉर्मल से और दूर होकर चली गई। विरल माध्यम में क्या होता है, दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर हमने तीसरा रे भेजा तो ये नॉर्मल से और दूर ज्यादा हट गई। अब चौथा रे हमने भेजा, तो चौथा रे जब हम यहां से ऐसे भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसे 90 डिग्री पर चलने लगती है, यानी कि दोनों मीडियम का बीच का जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पर चलने लगती है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। नहीं समझ में आई क्रांतिक कोण क्या होती है? गुंजन जी फिर आप लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। पहले भी आप उस समय पढ़े थे तो गुड मॉर्निंग, आपको क्या लगा फिर दोबारा हम आ गए? चलिए हम ही पढ़ा रहे हैं ना, आइए। तो ये हमारा था क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का हम लिख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब किसी रे को एक पार्टिकुलर एंगल्स बनाकर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो वह जो इसका इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस के समानांतर, वह इंटरफेस के समानांतर अर्थात 90 डिग्री पर चले तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहां पर हमारा क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, ये 4 नंबर। जितना एंगल से हम क्या बोले हैं कि जब किसी रे को एक पार्टिकुलर एंगल बनाकर, एक पार्टिकुलर एंगल से इसको भेज रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो वह इंटरफेस के समानांतर अर्थात 90 डिग्री पर चले, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नहीं, तो याद रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा है आपतित किरण का कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, चलिए ये चीज।
अब इसमें हम देखते हैं कि अब रे नंबर 5 हमने भेजा, रे नंबर 5, रे नंबर हमने 5 भेजा। जब हम इसमें रे नंबर 5 भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये टकरा कर वापस इसी मीडियम में चली आई। नहीं, ये हमारा इसी मीडियम में टकरा कर चली आई। 5 यहां लिख दीजिए 5। नहीं, फिर हमने छठा रे भेजा 6। फिर हम क्या देखते हैं, वो टकराई और टकरा कर इसी मीडियम में वापस चली आई। फिर हमने एक रे भेजा 7। फिर क्या देखते हैं, टकरा कर वो इसी मीडियम में चली आई। तो ये जो हमारा है एक क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होती है, वो टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली आती है। नहीं, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल हो जाएगा तो उस समय हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझिए, वर्ड को समझिए। वर्ड क्या है, टोटल। टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब ये जितनी गई और पूरी वापस और लौट कर वापस आ गई तो टोटल। इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल मतलब कि उसी में वापस आना, जितना ये गई और पूरा का पूरा उसी में वापस आ गई। नहीं, तो टोटल इंटरनल। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। यहां इंटरफेस से टकराकर ये वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए इसका हमने क्या नाम रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं, तो ये बात समझ में आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। नहीं, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमारे नेचर में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है, जैसे मृग मरीचिका। ये समझ में आ गई होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमेशा सघन से रेयर में जाना है, नहीं, और एक निश्चित कोण बनाकर भेजेंगे तो वो क्या होगा, टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब इसके कारण हमारे नेचर में बहुत सारी घटना देखने को मिलती है। तो हेडिंग डाल दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती हैं। ठीक, एक होती है जिसको हम कहते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका, जिसको हम कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं, मिराज। नहीं, और हमको क्या देखने को मिलती है इसमें, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर समझाएंगे अभी। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर में इसी का प्रयोग किया जाता है। और होगा हीरा का चमकना। ये सब किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नहीं, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो मृग मरीचिका है, मिराज है, ये मिराज कैसे बनता है। तो एक कहानी समझिए। बचपन से ही हमारे माइंड को एक ट्रेनिंग मिली हुई है। ट्रेनिंग ये मिली हुई है चूंकि हमको वाटर जो होती है, वाटर में हमको इमेज दिखता है। इमेज मतलब क्या, प्रतिबिंब दिखता है। वाटर में हम चेहरा दिखते हैं तो हमको वाटर में चेहरा दिखता है। तो बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे दिमाग को ये ट्रेनिंग मिली हुई है कि वाटर में हमको सामान दिखता है, वाटर में हमको चेहरा दिखता है, कोई भी चीज हमको वाटर में दिखती है। वाटर में हमको ऊपर से आकाश दिखता है, वाटर में हमको अपना चेहरा दिखता है, तो वाटर में हमको चीजें दिखती हैं।
ये बचपन से ही हमारी, जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कोई भी चीज अगर वहां पर हमको दिखती है तो वहां जरूर वाटर है, तभी हमको वहां चेहरा दिख रही है, तभी हमको ऊपर से आकाश दिखती है। ये दिमाग को हमारी ट्रेनिंग मिली हुई है। नहीं तो समझिए इसको, ये मृग मरीच का जो है यानी कि मिराज जो है इसके बारे में। तो सपोज डेट समझिए आप रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान में आप हैं और ऊंट पर बैठे हुए हैं। तो समझिए आप रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान में आप कहाँ हैं, ऊंट पर बैठे हुए हैं। ये रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में कहाँ हैं आप, रेगिस्तान में आप ऊंट पर बैठे हुए हैं। नहीं, यहां पर आप ऊंट पर बैठे हुए हैं और यहां से है, यहां पर एक पेड़ है। क्या है, यहां एक पेड़ है और आप क्या कर रहे हैं, ऊंट पर बैठकर आप इस पेड़ को देख रहे हैं। पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ पे आप देखते हैं तो पेड़ से लाइट आती है और लाइट आती है तो हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमको पेड़ दिखता है, हमको पेड़ दिखता है। नहीं, अब आगे समझिए। अच्छा, यहां पर हम रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में याद रखिएगा नीचे के जो बालू होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बालू हॉट हो जाते हैं। जब बालू गर्म हो जाते हैं तो बालू के गर्म होने के कारण वो हवा नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हवा ऊपर की तरफ उठेगा। नीचे की हवा जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो नीचे हमारा माध्यम कैसे होगा, समझिए। यहां पर हवा बहुत गर्म हो गया और गर्म होकर हवा ऊपर उठा तो नीचे का माध्यम कैसा हो गया, नीचे का माध्यम विरल हो गया और ऊपर का माध्यम कैसा हो गया, ऊपर का माध्यम हमारा सघन हो गया। तो ऊपर का माध्यम नीचे हमारा कैसा है, ऊपर हमारा देखते हैं तो नीचे हमारा हो गया विरल माध्यम और ऊपर में हमारा कौन सा माध्यम हो जाता है, ऊपर में हमारा सघन माध्यम हो जाता है। नहीं तो नीचे विरल और ऊपर सघन, चूंकि हवा गर्म होकर किधर हुई, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई। नहीं तो ऊपर कैसा है, ऊपर हमारा कोल्ड है। नहीं, ऊपर कैसा है, कोल्ड है और नीचे कैसा है, हॉट है। नीचे हॉट होने के कारण माध्यम कैसा हो गया, विरल, और ऊपर कोल्ड होने के कारण माध्यम कैसा हो गया, सघन। नहीं, सर आज कितना टाइम का है सर आपका? बाबू आज मेरा क्लास 9 से 10 थी लेकिन सर नहीं आए हैं जिसके कारण 10 से 11 आपका क्लास हम ही ले रहे हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू कर दिए हैं। वो आउट ऑफ पटना है जिसके कारण आपका क्लास आज ये वाला भी हम ही ले रहे हैं। नहीं, चलिए, तो ये हमारा विरल सघन माध्यम हो गया ऊपर और नीचे हमारा विरल माध्यम। अब यहां से रे चलती है, जब यहां से रे चलती है तो यहां हमारा सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम में रे चली तो इस सघन माध्यम में चली तो नीचे जैसे जैसे आई इसको विरल माध्यम मिलता गया तो विरल माध्यम मिला तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर आगे गई फिर इसको मिला अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर आगे गई फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर आगे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर आगे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जब आई तो इसका जो एंगल हो गया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो यहां से डायरेक्ट कहां आई, हमारी आंखों में आई। फिर दूसरा रे भी इसी टाइप से आया, अब यहां से टकरा कर कहां चली गई, वापस हमारी आंख में चली गई। नहीं तो वापस टकराकर उसी माध्यम में जो हमारा सघन माध्यम था, सघन माध्यम में चला गया। क्योंकि अभी हमने देखा था क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, उसी माध्यम में टकराकर वापस चला गया। अब हमारे आंख में ये दो रे पड़ी तो हमारे आंख को क्या करने आता है, हमारे आंख को सिर्फ बैक ट्रैक करना आता है, हमारे आंख को पीछा करना आता है। तो हमारे आंख ने इन दोनों रे का पीछा किया,
हमारी आंख ने जब इन दोनों रे का पीछा किया तो ये दोनों रे यहां से ऐसे ऐसे आई और यहां पर हमको रे मिलती हुई दिखी। जब हमको यहां पर रे दिखती हुई मिलती है तो हमको क्या लगता है, ये जो पेड़ है वो पेड़ यहां पर है, पानी में पेड़ हमको दिखता है। ये पेड़ हमको कहां दिखेगा, पेड़ हमको यहां दिखेगा। और नीचे हमको क्या दिखाई देगा, नीचे हमको क्या लगेगा कि नीचे पानी है। क्यों लगता है हमको नीचे पानी है, क्योंकि बचपन से जब से हम जन्म लिए हैं तब से हमको दिमाग को ट्रेनिंग मिली हुई है कि पानी में हमको प्रतिबिंब दिखता है। नहीं, हम चेहरा पानी में देखते हैं तो चेहरा दिखाई दिया, पानी में हम देखे तो हमको आकाश दिखाई दिया। तो हमको दिमाग को ट्रेनिंग मिली हुई है कि पानी में हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ अगल बगल में पानी है और पानी में हमको यहाँ पेड़ दिख रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम भ्रम कहते हैं। नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। इसको मृग मरीचिका कहते हैं, नहीं मृग तृष्णा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको मिराज कहते हैं। तो ये होती है मिराज। तो इसमें कौन सा लॉ लागू हुआ, हमने अभी देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नहीं, अगली चीज ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है समझिए, जिस तरह आप तार देखे हैं ना, समझिए एक वैसा ही तार है। ऑप्टिकल फाइबर एक तार है। नहीं, अब ये तार में क्या होता है, इस तार में हम रे भेजते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास तार है, और ये तार में ये अंदर क्या है, अंदर हमारा ये ग्लास है। ये क्या है, ये ग्लास है। और ये कैसा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। नहीं, और ये तार के ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा कैसा मीडियम है, ऊपर वाला हमारा रेयरर मीडियम है। नहीं, यानी कि विरल माध्यम है। और ये हमारा कैसा है, सघन माध्यम है। नहीं, तो हम क्या करते हैं, याद कीजिए फिर वही बात कि इसमें क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल बना के, तो हमने एक क्या किया, एक एंगल बनाया, और एंगल बना के इसको क्या किया, रे को इसमें भेजा एक निश्चित एंगल से। और वो एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो इसके सरफेस पर टकराएगा, और टकराने के बाद जब क्रिटिकल एंगल जैसे ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसी में वापस लौट आता है। तो इससे टकराया और टकरा कर ये वापस चला आया। नहीं, फिर इसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर टकरा कर ये वापस इसी में चला गया। फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर टकरा कर इसी में वापस चला आया। फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर टकरा कर इसी में चला गया। फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर टकरा कर इसी में चला गया। ये बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि आगे क्या है, विरल माध्यम है। और ये सघन माध्यम, इसको हमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर भेजे हैं। नहीं, तो ये टकरा टकरा कर क्या करती है, टकरा टकरा कर उसी माध्यम में वापस रह जाती है। और टकरा टकरा कर जो ये उसी माध्यम में वापस रह जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग ऐसा है, यहां पर हमारे रूम में लाइट है, बगल वाले रूम में आपका लाइट नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसमें यहां से टॉर्च लीजिए और टॉर्च यहां से बाढ़िए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। नहीं, और वो लाइट क्या होगा, दीवार छेद के उस साइड में हमने तार गिराया है तो उस रूम में हमको प्रकाश दिखेगा। यहां से हमने लाइट मारा और वहां हमको प्रकाश उसमें दिखा। यहां से हमने लाइट मारा और ये तार चला गया है हमारा दिल्ली, दिल्ली में वहां देखते हैं तो दिल्ली में वहां हमको तार में प्रकाश दिखती है। पाकिस्तान भेज दिए, पाकिस्तान में हमको प्रकाश दिखाई देगी। नहीं, तो यहां से हमने टॉर्च मारा और यहां पर हमारा क्या हुआ, ये हमको लाइट निकली, लाइट हमको दिखी। तो ये चीज हम प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में।
नहीं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये मृग मरीचिका में हो गया, ऑप्टिकल फाइबर में हो गया, फिर से हीरा का चमकना हो गया, ये सब में यही होता है। नहीं, चलिए अगला चीज हम पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो प्रकाश जो होती है वो चारों दिशा में अपना स्कैटर कर जाती है। नहीं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये हमने देखा, प्रकाश के पहले हमने परावर्तन पढ़ा था, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, फिर हमने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने समझा। अब लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, जो प्रकार का है, जो प्रकाश है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। समझिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे नेचर में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक, जैसे क्या होता है, आकाश जो है वो आकाश हमको नीला दिखता है। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, पहले प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तब उदाहरण लिखेंगे। जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती है, जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती है तो उसके रास्ते में कुछ छोटे छोटे धूल कण, जलवाष्प आदि मिलते हैं, जिससे टकराकर वह चारों दिशा में फैल जाता है। नहीं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब लाइट अगर जाए और जाने के बाद टकराए और टकरा के बाद सभी दिशा में फैल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, अगला चीज समझिए, ये प्रकाश के प्रकीर्णन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइट की हम जानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ होती है। नहीं, अलग अलग हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब बताइए, अगर मान लीजिए ये हमारा वेवलेंथ है रेड का, चूंकि रेड के बारे में हम जानते हैं, रेड का जो होता है एम्पलीट्यूड इसका बड़ा बड़ा होता है, वेवलेंथ बड़ा बड़ा होता है, और इसका क्या होता है, छोटा छोटा होता है। ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा जैसे हो गया वायलेट हो गया। ठीक, अब बताइए इसके अगर मार्ग में अगर छोटा कण आए तो कौन तरफ के निकल जाएगा और किसको उससे टकराना ही टकराना है, एकदम निश्चित है कि टकराएगा दोनों में। बताइए, दोनों में। तो हम क्या देखते हैं, ये रेड वाला जो ये बड़ा बड़ा पैर रखता है, ये बड़ा बड़ा डेग रखता है, तो बड़ा बड़ा पैर रखने के कारण ये क्या करेगा, ये इसको तरफ कर आगे की तरफ निकल जाएगा। नहीं, और ये क्या होगा, ये जब जाएगा तो इससे टकराना इसका निश्चित है। नहीं, तो ये टकराना निश्चित है, और जो हमारा नीला रंग जो है वो हमारा टकराएगा ही टकराएगा।
तो इसी के कारण ये टकराएगा जब इससे, तो क्या होगा, टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाएगा, और ये लाल रंग क्या हुआ, तरफ के आगे बढ़ गया। तो ये जो टकरा कर चारों तरफ फैल गया, तो इस फैलने के कारण क्या होगा, आकाश हमको नीला दिखता है। समझ में आई? तो आकाश हमको नीला क्यों दिखता है, समझ में आ गया? क्योंकि नीला रंग जो होती है वो यहां गया और नीला टकराया, और टकराने के बाद फैल गया। और लाल रंग क्या हुआ, इसका बड़ा बड़ा वेवलेंथ है, ये क्या करेगा, तरफ जाएगा, बड़ा बड़ा डेग रखेगा और उसको तरफ जाएगा। और इसका छोटा छोटा डेग है, तो इसके सामने धूल कण आया तो ये टकराएगा और टकराने के बाद फैल जाएगा। नहीं, तो इसके प्रकीर्णन के कारण घटना, प्रकीर्णन के कारण घटना, कौन कौन सी घटना हमको देखने को मिलती है? पहला, आकाश का नीला दिखना। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो क्या होगा, टकराएगा तो नीला रंग फैल जाएगा। नहीं, अगला, इसका और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो सूर्य होती है ना, सूर्य का अगल बगल वाले जो भाग होते हैं, वो उसका किरण जो होती है वो हमको दिखाई देती है। नहीं, तो सूर्य के सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का हमको लाल दिखाई देना। नहीं, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले हमको सूर्य का लाल दिखाई देना। नहीं, पहला जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले अपवर्तन के, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देना। और इसमें क्या है, सूर्य का हमका सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का हमको क्या होगा, लाल दिखाई देना। क्या होगा, क्योंकि और सब रंग टकराकर इधर उधर फैल जाएगी, और कौन ऐसा है जो टकराकर वहां तक पहुंचेगी, वो है हमारा लाल रंग। नहीं, तो याद रखिएगा, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना। तो इसके पीछे कौन सी घटना हुई, इसके पीछे प्रकीर्णन की घटना हुई। नहीं, तो ये हमने आज देखा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लाइट के बारे में, लाइट का पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। अपवर्तन क्या होता है, आइए इसको 1 मिनट में हम इसको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक, कि जब कोई तिरछी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये रे आई, और जब इसका ये रास्ता था, एक मीडियम ये था, एक मीडियम ये था, दूसरे मीडियम में आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अपने रास्ते से ये भटक गई। इसका रास्ता ये था, ये रास्ता ना जाके ये रास्ते पे चली गई, तो अपने रास्ते से मुड़ जाना, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जब तिरछी होगी तो, और जब सीधी होगी तो आर पार चली जाएगी। नहीं, फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे, हाँ, टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा, जब ये अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये रास्ता था, इस रास्ते से न जाके इस रास्ते की ओर मुड़ गई। और जब ये अगर ये
डेंसर मीडियम से नॉर्मल मीडियम में जाती है तो उस समय क्या होती है, अपने पाथ से ये दूर हट जाती है। नहीं तो ये हो गया टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं फिर हमने क्या क्या किया पढ़ा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम द्वारा जितना उसको मोड़ दिया जाता है वो क्या कहलाती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं फिर उसने हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये जितने एंगल से आएगी और यहां से ये मुड़ गई तो इसके बीच का एंगल जो बना, तो जितने एंगल से आई और इसका मुड़ी, इसका जो रेशियो होगा, अब दूसरा हमने एक भेजा और तिरछा भेजा तो इसका जो रेशियो होगा, ये रेशियो कैसा होगा, हमेशा इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। इसका जो होगा साइन आई बट्टा साइन आर, इसका जो होगा, इसका जो हमारा है साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर, ये कैसे होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस चीज को हमने अपवर्तन का नियम के बारे में पढ़ा था। दूसरा चीज फर्स्ट लॉ का आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, नहीं तो इसी को स्नेल्स लॉ का प्रथम नियम, स्नेल्स लॉ का द्वितीयक नियम। फिर इसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा कि अपवर्तन के कारण हमको नेचर में कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है। सूर्योदय के पहले हम सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, नहीं तालाब में कम गहराई पर तालाब दिखना, मछली का उठा हुआ दिखाई देना, सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, सब इसी फिनोमिना पे अपवर्तन के आधार पर काम करता है। फिर हमने लिया था कि कैसे यहां पर उसका अपवर्तन के कारण कैसे सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यहाँ हमारा सन है, सन से रे जा रही है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना था ऐसे सीधे, न जाकर मुड़ गई, फिर और डेंसर मीडियम आया और मुड़ गई, और डेंसर मीडियम आया और मुड़ गई, और डेंसर मीडियम और मुड़ गई। नहीं तो फिर ये चली जाती है ऐसे, इसको तो जाना था ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही आई है तो हमको समय पे ये सूर्य जो था हमको ये 6 बजे दिखाई देता सूर्य, ये हमको 5:55 में ही 5 मिनट पहले ये सूर्य दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे घटना क्या था, अपवर्तन। यहाँ पर भी हम किए थे, 2 रे गई थी, 1 रे ये गई थी, फिर आगे जाकर विरल माध्यम में जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ऊपर से हम देखते हैं तो यहाँ हमको सिक्का दिखने लगता है, यानी कि सिक्का हमको उठा हुआ दिखाई देता है। नहीं अगली चीज फिर हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो है प्रकाश को सघन माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा क्या चीज है, उसका क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए जो एंगल हम भेजें। तो एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल भेजते हैं जो उसके समानांतर चलने लगती है सरफेस की, वो एंगल को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये चीज हमने समझा। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमारे नेचर में कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है, तो एक हमको मिराज की घटना देखने को मिलती है। फिर से ऑप्टिकल फाइबर में इसका हम प्रयोग करते हैं। हीरा जो होता है इसी के कारण चमकता है। कैसे इसको मिराज बनता है, इस चीज को हमने देखा कि यहाँ पर हमको लगता है कि पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी है नहीं। रोड के बगल में हम क्या देखते हैं कि अगल बगल हमको पानी दिखता है, उसमें हमको रोड दिखता है नहीं। तो ये सब क्या है, मिराज। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में कैसे हमने इसको रे भेजा और रे हमारे बाहर की तरफ निकल गई नहीं। इसी प्रकार हीरा भी चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये महत्वपूर्ण घटना थी जिस घटना को हमने समझा। तो आज की क्लास इतना ही।
फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।